नमस्कार, द न्यूज के प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ली यूनिफाइड कमांड की बैठक। केंद्र और राज्य के फोर्स में पहली बार बेहतर तालमेल की हुई कोशिश। बस्तर सीआरपीएफ कैंप में जवानों के बीच खूनी संघर्ष। आपसी विवाद में एक जवान की मौत, 2 गंभीर, जवान रायपुर रेफर। सरकार का दावा, धान खरीदी का टारगेट हुआ पूरा। भाजपा ने कहा, आसपास के राज्यों से धान लेकर बेच रही है सरकार। अब खबरें विस्तार से। रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम गृह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई है। इस बैठक में राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, डीजीपी डीएम अवस्थी सहित गृह विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि यूनिफाइड कमांड की दूसरी बैठक हुई है। उन्होंने बताया कि पहली बार केंद्र और राज्य के फोर्स में बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन हुआ है। एक ज्वाइंट ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, जो हमारी नीति, विश्वास, विकास और सुरक्षा के जरिए नक्सलियों से निपटने के लिए व्यवस्था बनाए गए हैं। इसके चलते नक्सलवाद समाप्ति की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। सभी गृह विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। सभी से बहुत अच्छी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि हमारे अधिकारियों के बीच ऐसा सामंजस्य बैठा है कि टेलीफोनिक चर्चा करके ही सारी समस्याओं को खत्म कर देते हैं। और हमारे एजेंडा पहली बार तो रणनीति बनी है। मैं तो पहले मीटिंग में पूछा था नक्सल से लड़ने क्या रणनीति है, तो बोले कोई रणनीति नहीं है। तो हमने फिर विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति अपनाई, जिसमें काफी सफलता मिल रही। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर में लोग बढ़ चढ़कर दान कर रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ल ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए 1,01,111 रुपए दान किया है। विधायक शुक्ल ने राम मंदिर ट्रस्ट को चेक भेजा है। बता दें कि अमितेश शुक्ल अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम श्यामचरण शुक्ल के पुत्र है और वर्तमान में राजिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। अमितेश शुक्ल ने कहा है कि हम सभी हिंदू हैं, भगवान राम सबके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो हमारी भी भावना उसमें सहयोग करने की है। अब भगवान राम का मंदिर भाजपा और आरएसएस की बपौती नहीं है। शुक्ल ने खुद को सौभाग्यशाली मानते हुए कहा, बहुत से लोग मंदिर निर्माण में निधि समर्पण कर रहे हैं। ऐसे में इस महायज्ञ में आहुति का मौका मिला है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी पिछले दिनों चंदा दिया था। राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से निधि समर्पण अभियान शुरू किए गए हैं। इस अभियान में महज 4 दिन के भीतर करीब 100 करोड़ की राशि इकट्ठा हो गई है। राम भगवान का जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसके लिए एक राशि समर्पित करो 1,11,111 की। और भावना में निमित्त हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। सभी जो लोग इसमें समर्पण कर रहे हैं कि मुझे भी मौका मिला आज जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो आज ये जो भव्य मंदिर बन रहा है, और इसमें मैंने भी सोचा कि एक आहुति, मतलब महायज्ञ में मैं भी एक जो है आहुति डालूं, और आज मुझे बहुत खुशी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए केसेस में लगातार कमी आ रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आने के बावजूद आज प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 3 लाख से पार हो गई है। प्रदेश में पहला कोरोना मरीज राजधानी में 18 मार्च को मिला था और ठीक 10 महीने 10 दिन में यह आंकड़ा 3,04,319 पर पहुंच गया है। कोरोना से हुई मौतों की संख्या भी 3,692 हो गई है। हालांकि 2,96,000 से ज्यादा संक्रमित लोग स्वस्थ भी हुए हैं। जहां तक राजधानी का सवाल है, यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 53,106 हो गई है। पिछले 8 माह में राजधानी में कोरोना से 774 लोगों की जान गई है। वहीं बीते 24 घंटों में 412 नए संक्रमित मिले हैं। केवल 5 की मौत की पुष्टि को मोर्बिडिटी से होना बताया जा रहा है। जगदलपुर के केशलूर के पास स्थित सेड़वा कैंप में सीआरपीएफ 241 बटालियन के जवानों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। इनमें एक जवान की मौत भी हो गई है, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हैं। घटना परपा थाना क्षेत्र के सीआरपीएफ के 241 नंबर बटालियन में जवानों में ये खूनी संघर्ष हुई है। पिछले कुछ दिनों से जवानों के बीच विवाद चल रहा था, जिसके बाद आज ये विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया।
ये विवाद आज सुबह और भड़क गया, जिसके बाद जवान गिरीश ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। गोली चलाने के बाद गिरीश ने खुद को भी गोली मार ली। इस घटना में गिरीश की हालत बेहद गंभीर है। वहीं संतोष को भी नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस्तर एसपी दीपक झा से मिली जानकारी के मुताबिक 2 जवान गिरीश कुमार और संतोष वाचम घायल हुए हैं, जिन्हें डीमरापाला मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया है। घायल जवान का रायपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मृतक जवान का नाम प्रमोद कुमार सोरी बताया जा रहा है। जवानों के बीच हुए झड़प में विवाद के दौरान गिरीश कुमार ने गोली चलाई थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में रक्तदान कर पश्चिम बंगाल में शहीद हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू के नेतृत्व में प्रदेश भर में रक्तदान किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर रक्तदान कर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की शहादत को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ भाजयुमो ने प्रदेश भर में रक्तदान शिविर लगाकर रक्तदान किया और पश्चिम बंगाल में शहीद कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू आयोजित रक्तदान शिविर में राजधानी रायपुर के आरसी ब्लड बैंक में शामिल हुए। इस दौरान भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा है कि भाजयुमो छत्तीसगढ़ आज शहीद दुलाल कुमार जैसे उन महान कार्यकर्ताओं को याद कर रहा है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। अमित साहू ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार की तानाशाही रवैये के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि भाजयुमो रक्तदान के माध्यम से संदेश देने की भी प्रयास कर रहा है कि मानव का रक्त बहुत कीमती है, इसको दूसरों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान अमित मैशेरी, तुषार चोपड़ा, विजय व्यास, प्रणय तिवारी, रविंद्र ठाकुर, वैभव ठाकुर, नासिर खान, राहुल राव, गोविंदा गुप्ता, अर्पित सूर्यवंशी, विशाल शुक्ला, तरुण गुप्ता, बिट्टू शर्मा सहित भाजयुमो कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। इसी बीच रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे अगली खबरों के साथ। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड मीडिया लेकर आ रहा है आपके समक्ष द न्यूज समाचार चैनल। द न्यूज में है अनुभवी कैमरामैन, रिपोर्टर्स, इनपुट हेड, स्क्रिप्ट राइटर, जिन्हें वर्षों का अनुभव है। हमारी यह टीम 2400 घंटे कंप्यूटर के ऊपर खेल रही है। हमारी टैगलाइन है खबर पल पल की। हमारे रिपोर्टर्स, हमारी एक टीम चाहती है कि किसी भी प्रकार का समाचार जो आपके लिए बहुउपयोगी हो, जो देश के लिए बहुउपयोगी हो, कोई भी ऐसा समाचार न छूटे जिसे दिखाया जाना आवश्यक हो। द न्यूज़ अन्य चैनलों से हटकर होगा। इसके समाचार, इसकी खबरें, इसकी गुणवत्ता, हर किसी को हमने एक अलग कसौटी पर रखा है। मैं चाहूँगा कि हमारा यह चैनल जो छत्तीसगढ़ में ग्रांट पे 340 पर दिखाया जा रहा है, एशियन पर 171 पर और टाटा स्काई पर सुबह 9 से 9:30 बजे तक, 10:30 से 11 बजे तक, रात्रि 9:30 से 10 बजे तक और 10:30 से 11 बजे तक 1168 नंबर प्लेटफॉर्म पर अवश्य देखें। अपनी प्रतिक्रियाएं दें। आपका सहयोग चाहूँगा, आपका स्नेह चाहूँगा, आपका आशीर्वाद चाहूँगा, ताकि राज्य और देश की सेवा में यह चैनल द न्यूज़ अपनी अहम भूमिका निभाए। अपेक्षा है सहयोग की, आशीर्वाद की। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। प्रदेश में इन दिनों धान खरीदी को लेकर सियासी पारा आसमान पर है। लगातार धान खरीदी को लेकर आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। दरअसल सरकार ने दावा किया कि धान खरीदी का टारगेट सरकार ने पूरा कर लिया है, जिसके बाद से ही मामले में अलग अलग बयान और आरोप सामने आ रहे हैं। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि यहाँ की सरकार दूसरे राज्यों से लाकर धान का टारगेट पूरा कर रही है। प्रदेश में धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी है, लेकिन सरकार ने पहले ही अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। सरकार का दावा है कि 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी पूरी हो चुकी है। इससे अधिक यदि धान खरीदी होती है, सरकार लेने के लिए तैयार है।
इधर विपक्ष सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यह सरकार दूसरे राज्यों से धान लाकर अपना टारगेट पूरा कर रही है। प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी धान खरीदी पर शुरू से ही सरकार को घेरने के मूड में दिखाई दे रही है। पूर्व कृषि मंत्री ने कई बड़े आरोप सरकार पर लगाते हुए कहा है कि अभी भी 2 लाख से ज्यादा ऐसे किसान हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, कूपन जारी हुए हैं लेकिन धान नहीं खरीदे गए हैं। उन्होंने शासन से मांग की है कि ऐसे किसान जिनका 31 तारीख तक रजिस्ट्रेशन हुआ है और कूपन जारी किए हैं, उन किसानों के धान नहीं खरीदे जाने तक का समय आगे बढ़ा दिया जाए। उन्होंने किसानों के रकबे में कटौती की बात भी कही। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी आरोप लगाया है कि किसानों के रकबे को कम करने से इस धान खरीदी की शुरुआत हुई है। कुल रकबे में 10 से 15% तक कटौती करने का भी आरोप उन्होंने सरकार पर लगाया है। वहीं खरीदी के बाद किसानों को बारदाने के लिए हुए दिक्कतों पर भी सरकार को घेरा है। 2 लाख से ज़्यादा किसान हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और इनका धान नहीं खरीदा गया है। कूपन जारी हुए हैं परंतु उनका धान नहीं खरीदा गया है। तो एक एक किसान जिसको 31 तारीख तक कूपन जारी होते हैं और जिनको कूपन जारी किए गए हैं और जो रजिस्ट्रेशन जिनका किया गया है, उन सब किसानों का धान जब तक नहीं खरीदा जाता तब तक ये डेट बढ़ाई जानी चाहिए और इस बात की गारंटी देनी चाहिए कि उन सब किसानों का धान खरीदा जाएगा। अभी भी रोज़ इस बात का सामना आता है कि किसी की 5 एकड़ ज़मीन है उसको काट दिया, 1 एकड़ कर दिया, किसी की 10 एकड़ ज़मीन है उसको 2 एकड़ कर दिया। तो ये जो रकबा काट कर किसानों की ज़मीनों को काट कर उनका धान कम खरीदा गया है, उनके भी रकबे का दुरुस्तीकरण कर कर उनका भी धान खरीदा जाएगा। इस सरकार को इस बात की गारंटी देने की। गड़बड़ी तो ये है कि सब कांग्रेस के नेताओं ने आसपास के राज्यों से धान लाकर जमा कर दिया है और कोटा पूरा कर दिया है। जो वास्तविक किसान हैं उनका धान नहीं बेचा गया है और ये क्या फिर पेपर है। 2 वर्षों में जो किसानों के साथ जिस प्रकार भेदभाव किया गया, उसकी शुरुआत हुई है किसानों के रकबा कम करने का। पहली बार सरकार ने करीब करीब हर किसान के 10 से 20% रकबा कम हुआ, यानी पूरे प्रदेश में कुल रकबा को 10 से 15% कटौती की गई। एक किसानों का सबसे बड़ा संकट यह है। दूसरा, पहली बार 15 साल में जिस पीड़ा को महसूस नहीं किया, पहली बार किसानों ने महसूस किया कि धान खरीदना कितना कष्ट का काम है। बारदाना तक की व्यवस्था जो सरकार नहीं कर सकती, बारदाना की व्यवस्था के लिए किसानों को जितना रुलाया है, कहीं 30 रुपया, कहीं 35 रुपया, कहीं 40 रुपया में बारदाना खरीद के लोगों ने मुश्किल से अपना धान को बेचने का काम किया है। भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि हमारे किसान वाजिब किसान हैं, उनका धान बिकना चाहिए। उन्होंने हुई गलतियों को स्वीकार करते हुए कहा कि कुछ त्रुटियां और मानवीय आधार पर गलतियां हुई है। किसानों के रकबा में कुछ गलतियां हो गई थी जिसे बाद में सुधार कर लिया गया था। हमारी योजना को छत्तीसगढ़ के किसानों ने हाथों हाथ लिया है। उन्होंने बताया है कि भाजपा शासन काल में 15 लाख किसान थे, रकबा भी कम हो गया था, लेकिन हमारी नीतियों के चलते 15 लाख से किसान 21 लाख से अधिक पहुंच गए हैं। रकबा भी बढ़ा और किसान भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कृषि अब लाभ का धंधा हो गया है, इसलिए इस योजना को भारत सरकार को स्वीकार करना चाहिए, जिससे देश में खुशहाली आएगी। हमारे किसान है, वाजिब किसान है, उसका धान बिकना चाहिए। कुछ त्रुटियां हुई है, मानवीय आधार पे कुछ गलतियां हो गई है। 200-500 किसानों के निश्चित रूप से रकबा में गड़बड़ी हुई थी, उसको बाद में सुधार लिया गया। लेकिन हमारी योजना को छत्तीसगढ़ के किसानों ने हाथों हाथ लिया। 15 लाख किसान थे भारतीय जनता पार्टी सरकार में, किसान तो पहले भी थे, रकबा भी कम हो गया था, लेकिन हमारी नीतियों के चलते 15 लाख से किसान 21.5 लाख पहुंच गया और जो काश्तकारी भी है वो 28 लाख हेक्टेयर में हो रहा है, जो 21 लाख हेक्टेयर के आसपास रही है। तो रकबा भी बढ़ा है, किसान भी बढ़े हैं। तो छत्तीसगढ़ में कृषि है वो लाभ का धंधा हो गया। निश्चय ही इन दिनों धान की खरीदी को लेकर प्रदेश की राजनीति चरम पर है। जिस तरह शुरुआत से ही लगातार बयानबाजी पूरे ही मामले में सामने आई है, एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप मामले में सामने आए हैं। भाजपा के द्वारा कई आंदोलन भी इस दौरान किए गए। रकबे में कटौती, बारदाने की समस्या जैसे कई मुद्दे राजनीति के विषय तो जरूर बने, लेकिन इन सबके बीच किसान परेशान नजर आए। छत्तीसगढ़ में स्किल डेवलपमेंट और रत्न विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा रत्न विज्ञान पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है।
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला और एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर रत्न विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन होगा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में जेम्स एंड ज्वेलरी पर त्रिवर्षीय जेमोलॉजिकल पाठ्यक्रम शुरू होने के संकेत इसी शिक्षा सत्र से मिल रहे हैं। इससे युवाओं को बेहतर शिक्षा के लिए प्रदेश के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस संबंध में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर केशरी लाल वर्मा ने त्रिवर्षीय जेम्स एंड ज्वेलरी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की सहमति मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि बची हुई सारी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई हैं। पाठ्यक्रम से संबंधित दस्तावेज राज्य सरकार के समक्ष भी प्रस्तुत कर दिए गए हैं और पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त राशि मिलते ही आगामी सत्र से पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की पूर्ण संभावना जताई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके लिए विशेष रूप से स्किल्ड प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। लैब टेक्नीशियन सहित अन्य नियुक्तियां भी यहां पर की जाएंगी, जो कि छात्रों को प्रौद्योगिक और सैद्धांतिक ज्ञान देंगे। और प्रारंभ में हम लोगों ने प्रयास किए कि कुछ ऐसे कोर्स हम यहाँ चलाएं जिससे कि यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को, यहाँ के सोसाइटी को इसका लाभ हो सके। तो प्रयास किया गया और प्रारंभ में हमारा जो अक्षय ऊर्जा का जो पाठ्यक्रम है वो चल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोग्राम। प्रयास किया गया था कि जियोलॉजी पर भी हम कोर्स चलाएं, बीओक का कोर्स चलाएं, और ये प्रयास बहुत पहले किया गया, यूजीसी को भेजा गया और भी प्रस्ताव भेजे गए थे रिन्यूएबल एनर्जी का, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का, लेकिन वो दोनों पास होके आ गए हमारे पास। रिन्यूएबल एनर्जी का, क्योंकि आजकल सब सोलर एनर्जी का ज़माना है और अक्षय ऊर्जा की तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत है समाज को। वहीं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में जेम्स एंड ज्वेलरी पर त्रिवर्षीय जेमोलॉजिकल पाठ्यक्रम शुरू किए जाने को लेकर रायपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हरख मालू ने बताया कि बीते दिनों पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर केशरी लाल वर्मा के साथ बैठक हुई, जिसमें पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा हुई और इसे शैक्षणिक सत्र 2021-22 में शामिल करने की सहमति बनी। छत्तीसगढ़ में रत्न विज्ञान पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के युवाओं को बाहर कहीं रोजगार की तलाश में नहीं जाना होगा। इसी दृष्टि से ये बेहद ज़रूरी था। सराफा संघ पिछले 9 सालों से ये प्रयास में था कि रत्न विज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और ये मेहनत सफल होती भी नजर आ रही है। रविशंकर विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देश पर जेम्स एंड जेमोलॉजी पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। ये अगले सत्र से प्रारंभ होगा। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसके प्रस्ताव को मान्यता के लिए राज्य शासन को भेजा गया है। हमारी मुख्यमंत्री से जब चर्चा हुई थी तो उन्होंने इसे पाठ्यक्रम को स्वीकृति दी थी और ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी होते ही अगले सत्र से पाठ्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में इस पाठ्यक्रम की शुरुआत होने से लाखों युवाओं को न तो पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ेगा, न ही रोजगार की तलाश में अब बाहर जाना पड़ेगा। इससे रत्न विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर प्रयास माना जा सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसकी शुरुआत से कितने छात्रों को लाभ मिलेगा। द न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट होरी साहू के साथ रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। 500 साल बाद राम मंदिर निर्माण नए सिरे से शुरू हुआ। सनातन धर्म में राम नाम की गाथा सैकड़ों साल से चली आ रही है। राम जन्म स्थल विवाद के चलते कानूनी पचड़े में पहुंचा। समय के साथ न्याय भी हुआ और राम मंदिर निर्माण आज बनते हम देख रहे हैं। इसी सिलसिले में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय से द न्यूज़ के संवाददाता तिलक देवांगन ने उनसे खास बातचीत की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। द न्यूज़ की खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे शख्स से मिलाना चाहेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हैं। चंपत राय जी, द न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद, प्रणाम। राम मंदिर निर्माण के लिए क्या क्या प्लानिंग है? आज छत्तीसगढ़ आए हैं, देश में आप घूम रहे हैं, क्या क्या फीडबैक मिल रहा है आर्थिक सहयोग के लिए? जितनी मात्रा में मैं भारत में जा रहा हूँ, थोड़े स्थानों पर गया हूँ, समाज का उमंग, समाज का उत्साह बहुत अभूतपूर्व लग रहा है और ऐसा लगता है कि समाज हमसे बहुत आगे खड़ा है।
हमारे कार्यकर्ता किसी आदमी से अपेक्षा करते हैं 100 रुपया प्राप्त हो जाएगा, वो उससे कई गुना ज़्यादा दे रहा है। बहुत ही अच्छा देश का वातावरण है। देश को लग रहा है कि हमारे देश का इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास बदल रहा है। राम मंदिर का निर्माण ऐसा ही है जैसे मानो 15 अगस्त 1947 को देश को राजनीतिक आज़ादी मिली हो। उसी से तुलना करके समाज इसके बारे में विचार कर रहा है। खूब सियासत हो रही है। राम मंदिर निर्माण जब से प्रारंभ हुआ है, बीजेपी शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिला कि राम मंदिर यह जगह बनाना है। आर्थिक जो संग्रह चल रहा है उसके लिए विपक्ष लगातार सवालिया निशान उठा रहे हैं। हिसाब दो जितने भी आप आर्थिक सहयोग ले उनका। भाई, राजनीतिक दल में अगर कोई सवाल उठ रहा है तो आदमी नहीं उठा रहा है, वो उसकी राजनीतिक लाचारी सवाल उठा रही है। इस राजनीतिक लाचारी के कारण ही वो नुकसान पा जाते हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि अगर किसी राजनीतिक नेता को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके कारण राजनीतिक लाभ लेंगे, तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं वो भी अपने कार्यकर्ताओं को कहें, वो भी 10 गुनी मेहनत करें और राजनीतिक लाभ लें। किसने किसको रोका है? मंदिर में सब जाते हैं। मुलायम सिंह जी हनुमान जी के उपासक हैं, तो अपने सब कार्यकर्ताओं को कहो कि हनुमान जी के आराध्य के लिए धन इकट्ठा करो, उन्हें भी राजनीतिक लाभ मिल जाएगा। वही क्यों रहते हो? छोटी लाइन के सामने बड़ी लाइन खींच दो। राम मंदिर जो निर्माण कराया जा रहा है, मूलभूत उनके ढांचे हैं, क्या विशेषताएं हैं उनकी? पहली विशेषता है पत्थर का मंदिर। लगभग 4.5 लाख घन फुट पत्थर लगेगा। नींव का पत्थर अलग, फर्श और प्लिंथ को ऊंचा करने वाला पत्थर अलग। 3 मंजिला मंदिर है, ये उसकी दूसरी विशेषता है। लगभग 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा, 161 फुट ऊंचा जमीन से शिखर, ये इसकी विशेषता है। इस मंदिर की नींव में कहीं लोहा नहीं लगेगा, इसकी यह विशेषता है। पत्थर को जोड़ने के लिए तांबा इस्तेमाल होगा, ये इसकी विशेषता है। पत्थर 1000 साल की आयु का मिनिमम माना गया है, ये विशेषताएं हैं उसकी। ठीक, आगे और क्या रणनीति रहेगी? राम मंदिर आम जनता के लिए उनके गेट कब खुलेंगे? पूर्णतः कब निर्माण होगा, ऐसा कुछ आकलन? देखो भाई, राम जी के दर्शन अभी भी हो रहे हैं। राम जी के दर्शन 1950 से कभी बंद नहीं हुए। अब उस पत्थर से बने हुए नए मंदिर में हो सकता है 3 साल के बाद दर्शन हो जाएंगे। मंदिर निर्माण में लगभग अनुमानित बजट कितना लागत आएगा? भगवान के लिए विशेषण है हरि अनंत। अनंत के कामों की, अनंत के घर में कितना लगेगा, इसकी गणना सीमित बुद्धि वाला मनुष्यों का समुदाय नहीं कर सकता। हम भी नहीं कर सकते, हमने किया भी नहीं, हम करेंगे भी नहीं। ये तो थी हमारी खास बातचीत द न्यूज़ के साथ। मेरे सहयोगी होरी साहू के साथ तिलक देवांगन, द न्यूज़, रायपुर। नेशनल हाईवे 6 में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। सुबह सुबह लगभग 10 बजे एक कार रायपुर से सरायपाली की तरफ रफ्तार से जा रही थी। मौसम खराब और धुंध की वजह से चालक को छेरी-खेड़ी ओवरब्रिज के ऊपर कुछ दिखाई नहीं दिया। चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने से कार पुल के डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। कार में सवार परिवार किस्मत से बाल-बाल बच गया, उन्हें चोट नहीं लगी। वहीं अब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर प्रवास के दूसरे दिन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के अंतर्गत संचालित किए जा रहे शासकीय नरहरदेव इंग्लिश मीडियम स्कूल का अवलोकन किया। प्रदेश की नई पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना से राज्य के छात्रों की प्रतिभा निखारने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं के काबिल बनाने के उद्देश्य से इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री बघेल ने इंग्लिश मीडियम स्कूल के अवलोकन के दौरान विभिन्न कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों और शिक्षकों से स्कूल में अध्यापन के बारे में चर्चा की। अध्ययनरत स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री से अंग्रेजी में बातचीत की तथा उन्हें पोयम भी सुनाए। मुख्यमंत्री ने डिजिटल क्लासरूम में बच्चों को पढ़ते देख अपने पढ़ाई के दिनों को याद करते हुए कहा, हमने ब्लैक बोर्ड डस्टर में पढ़ाई की थी, लेकिन अब हमारी नई पीढ़ी डिजिटल क्लासरूम में पढ़ने की सुविधा मिल रही है।
मुख्यमंत्री बघेल ने पालकों से संवाद के दौरान सभी लोगों को छेरछेरा पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी मीडियम में अध्ययन अध्यापन को बढ़ावा देने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की गई है। प्रथम चरण में राज्य में 52 इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू कर दिए गए हैं। आगामी शिक्षा सत्र से 100 और नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। पालकों ने मुख्यमंत्री को बताया कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना हम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। निजी विद्यालयों के फीस से परेशान पालकों ने अंग्रेजी माध्यम स्कूल की स्थापना के लिए प्रति आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने स्कूल के छात्र छात्राओं के अनुरोध पर विद्यार्थियों के साथ बैडमिंटन भी खेला और सेल्फी भी लिए। भारत रक्षा मंच ने फिल्म तांडव में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किए जाने के विरोध में थाना प्रभारी तेलीबांधा विनय दुबे को ज्ञापन सौंपा है। फिल्म निर्माता अली अब्बास जफर और कलाकार सैफ अली खान सहित दोषी व्यक्तियों पर जुर्म पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी की मांग की गई है। उक्त जानकारी देते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी राजकुमार राठी ने बताया कि आज भारत रक्षा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुप्ता एवं महामंत्री शिबू शुक्ला के नेतृत्व में थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। राठी ने आगे कहा कि फिल्म को पब्लिसिटी दिलाने के लिए लगातार देश में हिंदुओं के देवी देवताओं को अपमानित करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे लोगों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर बूढ़ापारा में धरना स्थल पर विशाल धरने का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज सुबह आसमान में काले घने बादल छाए दिखाई दिए। उसके कुछ देर बाद ही कई स्थानों पर झमाझम बारिश भी हुई। हालांकि बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने पहले ही दे दी थी। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार को प्रदेश के उत्तर और मध्य क्षेत्र में कई स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की यह संभावना सच साबित हुई और राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश भी हुई है। अचानक हुई झमाझम बारिश से जनजीवन कुछ देर के लिए अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन आधे घंटे में ही बादल साफ होते नजर आए और आम जीवन पूर्ववत व्यस्त हो गया है। इधर मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि शुक्रवार को संभावित बारिश के बाद मौसम साफ होगा, लेकिन कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 जनवरी यानी शनिवार को सरगुजा और बस्तर संभाग में पारा लुढ़क कर 9 डिग्री पर आ सकता है। वहीं मैदानी इलाके में भी तापमान गिरने की संभावना जताई गई है। ऐसे में आने वाले एक सप्ताह ठंड में कमी आने के किसी तरह के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। जाते जाते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ली यूनिफाइड कमांड की बैठक। केंद्र और राज्य के फोर्स में पहली बार बेहतर तालमेल की हुई कोशिश। बस्तर सीआरपीएफ कैंप में जवानों के बीच खूनी संघर्ष। आपसी विवाद में एक जवान की मौत, 2 गंभीर, जवान रायपुर रेफर। सरकार का दावा धान खरीदी का टारगेट हुआ पूरा। भाजपा ने कहा आसपास के राज्यों से धान लेकर बेच रही है सरकार। इसी के साथ ही आज के प्रदेश खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।